हमने अपनी बात रखी, जिसकी शुरुआत पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से करी और उस बात को हमने सेकंड किया और प्रदेश की जो वास्तविक परिस्थिति है उसको सदन के अंदर रखने का प्रयास किया और केवल यही कहा कि हम जो है वो स्पष्टवादिता में विश्वास रखते हैं, इन कॉलिंग अ स्पेड, और जिस तरीके से माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो तथ्य सरकार द्वारा पेश किए गए या जो बातें उनके द्वारा की गई वो धरातल की वास्तविक परिस्थितियों से कोसों दूर है, जिसका परिणाम इस सरकार को अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें मिल भी गया है, जहां पे मुख्यमंत्री जी अपनी संसदीय सीट से ये सरकार कर रही है। जिस तरीके से घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है, जिस तरीके से हर दिन कैबिनेट मीटिंग में आए दिन किसी ना किसी तबके को, किसी ना किसी संगठन को, किसी ना किसी एसोसिएशन को लुभाने की कोशिश करी जा रही है, मैं समझता हूं कि ये सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। मगर जैसा मैंने सदन के अंदर भी कहा कि ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश आज ऋण के अंदर जो है वो दबते जा रहा है और ये फैक्ट है कि जो 65,000 करोड़ का आज प्रदेश के ऊपर ऋण है उसमें से करीबन 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का ऋण वर्तमान सरकार ने पिछले 3-4 साल के अंदर लिया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है। आज के इस अभिभाषण में भी कोई भी बात नहीं कही गई कि किस तरीके से सरकार ने पिछले 1 साल में आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कार्य प्रदेश ने किए हैं। आज भाजपा के विधायक गुणगान कर रहे हैं कि हमने ये मुफ्त दे दिया, हमने वो मुफ्त दे दिया, हम बिजली मुफ्त करने जा रहे हैं, हमने जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि केवल मुफ्तखोरी प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए, केवल फ्रीबीज बांटकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हिमाचल प्रदेश का नहीं है। हमको प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान का ख्याल रखना है, प्रदेश के युवाओं के स्वाभिमान का ख्याल रखना है। प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, प्रदेश का युवा रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं, प्रदेश का युवा हर वो परिस्थिति राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। वो चाहते हैं कि हमको जो है एम्प्लॉयमेंट मिले, वो चाहते हैं हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर क्रिएट हो। आज अभी के इस अभिभाषण में लिखा हुआ था गवर्नर साहब के कि 28,000 करोड़ की अभी इन्वेस्टमेंट जो है अभी 27 दिसंबर को जब मोदी जी हिमाचल में आए उस समय जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट आई। कहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आई, कितनी इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश को मिली, कितना रोजगार उसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिला, वो सारे आंकड़े अगर दम है इस सरकार में तो आंकड़े विधानसभा के अंदर रखें, मगर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। कितने युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कितने युवाओं को उसमें लाभ मिल रहा है, कितने हिमाचल के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसमें लाभ मिल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। आज ही मुझे एक प्रस्ताव जो है वो आपके जो हिमाचल के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ओनर्स हैं, जो 5 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट्स के ओनर्स हैं, वो मुझसे मिले और मुझे लगता है कि और विधायकों से भी मिले होंगे। उन्होंने बात कही कि किस तरीके से उनकी एनपीए के कगार पे आ गए हैं। उन्होंने जो है लोन लिया हुआ है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से और उनको जो समर्थन सरकार की ओर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आप बाहर के उद्योगपतियों को तो मदद कर रहे हैं, मगर जो हिमाचल प्रदेश के छोटे उद्योगपति है जो बड़ी मुश्किल से जाके जिन्होंने छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है 1 मेगावाट का या 2 मेगावाट का या 3 मेगावाट के लगाए हैं, वो आज एनपीए की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। उनके लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प जो है वो सरकार की ओर से नहीं हुई है, कोई मॉरेटोरियम जो है वो कोऑपरेटिव बैंक की ओर से, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से नहीं हो रहा है। वैसे और भी बहुत से इंस्टेंसेस प्रदेश के अंदर है। आपने पीछे देखा कि जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आए थे तो टैक्सी ऑपरेटर्स ने जो है और बस ऑपरेटर्स ने, निजी बस ऑपरेटर्स ने जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री हिमाचल में आ रहा है और हिमाचल के लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। ये वो मजबूर है
वो उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें करने में, मगर वो मजबूर है क्योंकि उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से ये परिस्थिति आज प्रदेश के अंदर उत्पन्न हो गई है। और अंत में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे वो करना मूल है, चाहे वो ओपीएस है, चाहे वो जो भी है एबीसी, वो विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। और मुख्यमंत्री जी का या सरकार का ये बयान देना कि हम उनको देख लेंगे या उनको इस तरीके की चीज़ें आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो हमने विधानसभा के अंदर भी अभी अपने अभिभाषण में यही बात करी कि ये हमारा नैतिक अधिकार है। रेवोल्यूशंस आंदोलन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्ट का सेटअप है, और हमने उनको इतिहास दिलाने का इतिहास याद दिलवाया कि कांग्रेस पार्टी की वजह से, जन आंदोलन की वजह से हमको आज़ादी मिली है, किसानों की जन आंदोलन की वजह से कानून वापस लिए गए। और वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये सब चीज़ें इतिहास में के किताबों में जो है वो बनी हुई है। और इन चीज़ों को बीजेपी इन चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, और उल्टा हमको ज्ञान देने लग गए मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर। तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। हमको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और हमने अपनी बात रखी है। हमने कोई उनका क्रिटिसिज्म, पर्सनल क्रिटिसिज्म किसी का नहीं किया है। हमने मुद्दों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर और आधार के ऊपर, और जो लोगों की आवाज़ है वो विधानसभा के अंदर रखने की प्रयास करी है। और ओपीएस की जो बात करी है कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस की घोषणा कर दी है कि 1/1/2004 से जो है इसको लागू किया जाएगा। और हमने भी ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर मंथन किया है, और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो उसको अभी बजट में अनाउंस कर दे। अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी सरकार, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगले साल बनेगी, इस साल के अंत में बनेगी, हम पहला कार्य जो है वो ओपीएस को लागू करने का हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। बेशक इसको हमारे समय में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वीरभद्र सिंह जी की पूर्व सरकार थी, एनडीए की सरकार को ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और हिमाचल प्रदेश ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था। मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और हम इसको, कांग्रेस पार्टी इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेगी। ये हमारा फाइनल निर्णय कांग्रेस पार्टी का जो है वो है। मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान परिस्थितियों पर बात करने की बजाय आपने हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि गिनवा दी, आप इसको कितना तर्कसंगत मानते हैं? देखिए, मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैंने उसको, क्योंकि वो आंदोलन की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाने का कोशिश करी, केवल उनको ही नहीं मगर जो ट्रेजरी बेंचेस में लोग बैठे हुए हैं उनको याद दिलाने की कोशिश करी कि रेवोल्यूशंस हमेशा देश का, विश्व का और प्रदेश का इतिहास रहा है। इसलिए हमको उसका मान सम्मान करना चाहिए, जन आंदोलन का सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूर है कि उसमें अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है। मगर अगर एक कोई पॉपुलर एजिटेशन अगर देश में या प्रदेश में हो रहा है, तो उसको सुनना हमारा नैतिक अधिकार है। और वैसे ही ये वही स्कूल ऑफ थॉट है जिसने 1975 में जो है जेपी मूवमेंट इन्हीं लोगों की वजह से देश के अंदर पनपा था। सर, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के हितों के लिए अब आपके पास रोड मैप क्या है? नहीं, रोड मैप यही है कि हम हर चीज़ को सुनेंगे, चाहे वो ओपीएस का मसला है, चाहे वो आउटसोर्स का मसला है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का कुछ चीज़ें इस सरकार ने करी भी है, मगर इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और केवल घोषणाओं के लिए घोषणा नहीं करेंगे। हम इसको हमारा थिंक टैंक है कांग्रेस पार्टी का, वो इस पर मंथन करेगा, और हमारे जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी हिमाचल प्रदेश की है उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम घोषणाओं पे घोषणाएं करते रहें और हमारी पास उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज ना हो। इसलिए that also has to be taken into consideration, and whatever can be done in the larger interest of the people of the state जो है ये निर्णय लिए जाएंगे आने वाले समय। मुख्यमंत्री जी, आपने एक मुद्दा क्षेत्रवाद को लेकर उठाया और मुख्यमंत्री ने खुद रिएक्ट किया बड़े इमोशनल तरीके से उसको, तो आप का क्या था ये पॉइंट के मंडी में क्या हुआ था? ये देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, जब चुनाव चल रहा था तो ये बारी बारी इस मुद्दे को उठाया गया कि मंडी हमारी है, मंडी हमारी है और मंडी मंडी वालों की है। तो मैंने ये कहा कि मंडी किसी की नहीं है, मंडी हिमाचल प्रदेश के लोगों की है, और मंडी ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का कोई भी कोना हर व्यक्ति का है। जो पांगी में बैठा व्यक्ति है, ऊना उतना ही उसका है, जो ऊना में बैठा व्यक्ति है, कांगड़ा उतना ही उसका है। इसलिए हमको प्रदेश को क्षेत्रवाद में नहीं बांटना है। मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, और उन्होंने वही संस्कार और वही सीख और वही सोच हमको दी है। इसलिए हम निरंतर उस पर कार्य
करते रहेंगे। उसका किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर हम एक सर्वत्र हिमाचल के सर्वत्र विकास की जो सोच है उसके साथ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। शिमला की भी सर आपने बात की, चाहे किसान बागवानों की बात हो, सड़क सुविधा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, तो वर्तमान सरकार की तरफ से जो यहाँ पर काम अभी तक से लाने के, उसको लेकर भी आपने सवाल किया। नहीं, शिमला जिला को वैसे भी हर चीज़ में नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैंने आईजीएमसी की बात करी, आईजीएमसी के डॉक्टर्स जो है वो कितने समय से स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं, खुद आप उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। और रोज़ जो है हमारे उपचार के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं, कोई डोडरा कुवार से आ रहा है, कोई काशापाट से आ रहा है, कोई रामपुर से आ रहा है। और 11 बजे ओपीडी शुरू होती है, लेट शुरू हो रही है, 11:30 बजे होती है। जब तक उनका इलाज ख़त्म होता है, जब तक उनका जो है उसमें डायग्नोसिस होता है, उसके बाद टेस्ट के लिए जाते हैं, तब तक जो है वो आपकी लेबोरेटरीज बंद हो जाती है सरकारी, इसलिए उनको जो है प्राइवेट लेबोरेटरीज में जाने पे मजबूर हो रहे हैं। वैसे ही हमारा ओपीडी है, कितने समय से बनकर तैयार हुआ है। मैंने अभी कई डॉक्टर से जो है वहाँ पे बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा सुपर स्पेशलिटी विंग जो है वो चमियाना के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। उसके लिए अभी तक मेन सड़क का कोई प्रावधान नहीं हुआ है। उसमें जो अलग अलग सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स बनने हैं, चाहे गैस्ट्रो एंटरोलॉजी का बनना है आपके, और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने अभी विधानसभा के अंदर कही है, तो उनके लिए अलग अलग जो है वो सुपर स्पेशलिटी विंग्स बनने हैं। उस पर भी अभी तक कोई कार्य सरकार ने जो है वो किया नहीं है। तो ये बिकॉज एम्स आईजीएमसी इज़ अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर नहीं रहना है। ये एक इस तरीके का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे रिसर्च होनी चाहिए, चाहे वो आपके कोई भी डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी है, गैस्ट्रो एंटोलॉजी है, या जो भी और आपका पीडियाट्रिक्स है, उस पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए, जहाँ पे हम केवल मरीजों का इलाज ना हो, मगर आने वाले समय के लिए भी हम कैसे नई चीज़ों पे हम रिसर्च करें, वो भी होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ अ मेडिकल कॉलेज। मगर इसको एक रेफरल हॉस्पिटल बनाने के तक सीमित रह गया है। किसी को दांत की दर्द होती है, किसी को नक्सीर हो जाती है, या किसी को छोटी सी पेट दर्द हो जाती है, तो वो व्यक्ति भी जो है वो आईजीएमसी भागने पर मजबूर हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए करी क्योंकि शिमला जिला में एक और हॉस्पिटल होना चाहिए, खास करके ठियोग के अंदर, क्योंकि ठियोग एक सेंट्रल एरिया है जो पूरे शिमला जिला के अपर एरियाज़ को केटर कर सकता है। वहाँ पे अगर एक अच्छा जोनल हॉस्पिटल बनेगा तो जो बोझ आपका आईजीएमसी के ऊपर पड़ रहा है वो कम होगा, और आईजीएमसी फिर जो है रिसर्च वर्क पे ज़्यादा काम करेगी, जो इसका असली पर्पस उसका मेडिकल कॉलेज का है। ये चीज़ें हैं जिस पे सरकार कोई मंथन नहीं कर रही है। आपने बागवानों की भी बात कही है सदन के अंदर, क्या लग रहा है आज की स्थिति में बागवानों के साथ वो क्या है? बागवानों की जो परिस्थिति आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय स्तर पे भी आप लोगों के सामने है, प्रदेश स्तर के ऊपर भी आप लोगों के सामने है। क्या अभी हाल पीछे एप्पल सीजन में हुआ वो आप लोगों के सामने है। किस तरीके से जो दाम हमारे बागवानों किसानों को मिले, चाहे कुल्लू के अंदर है, चाहे शिमला के अंदर है, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, चाहे आपका कीटनाशक के दाम है, पेटियों के दाम है, सेपरेटर्स के दाम है, वो किस दाम से मिले और किस तरीके से उसमें बयान मंत्रियों के आए, वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से जो आपके प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, चाहे शिवा का प्रोजेक्ट है, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रोजेक्ट है, किस तरीके से उसकी बंदरबांट की जा रही है, मंत्री जी अपने इलाके में सारा पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सरकार को समझनी चाहिए और इस पर संवेदनशील तरीके से कार्य करना चाहिए, और बराबर पूरे प्रदेश में जो है वो विकास होना चाहिए। विक्रमादित्य जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय में उन्होंने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी, लेकिन आपने कहा कि ये तब जागे जब चिड़िया चुग गई थी। मैं सर जानना चाहेंगी क्या है कि 3000 से इन्होंने कहा कि 17 नहीं, ये ज़रूर कहा। मैं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई भी दूंगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की लेवल्स प्रदेश के अंदर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका वेंटिलेटर्स प्रदेश के अंदर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये बहुत लेट हुआ। जिस परिस्थिति में ये होना चाहिए था, सेकेंड वेव के में ये हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, उसके बहुत लेट ये हुआ। और दूसरी बात, जो पीएम केयर्स में जितने वेंटिलेटर आए उसमें से आधे से ज़्यादा तो ख़राब थे। उसमें जो इनटेक ऑक्सीजन की थी, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों से हमने बात करी, और अनफॉर्चुनेटली मेरे खुद के पिताजी जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर थे, तो मुझे वहाँ पे जो बातें डॉक्टर्स के साथ हुई है वो उसके बारे में पता है। और उन्होंने कहा कि इसमें से आधे से ज़्यादा जो वेंटिलेटर्स जो चाइनीज़ मेड है, उसमें डबल ट्रिपल ऑक्सीजन लगती है, तब जाके वो ऑक्सीजन फ्लो जो जितना रिक्विजिट होता है वो सप्लाई देता है। तो ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं, तो इन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं करूँगा कि कुछ नहीं किया है, मगर
बहुत लेट हुआ और 3000 लोगों की मृत्यु के बाद जो है वो सरकार की की नींद जागी है और इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट।